हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। जैसा कि अभी तक हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स के मॉडल क्वेश्चन पर 2024 की बात कर रहे थे। हम लोगों ने लगभग उसके 16 क्वेश्चन कर लिए थे अथवा सहित। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि अनाधिकृत अनादिमान वक्र की 3 विशेषताएं लिखिए। क्या बोल रहा है पहला पॉइंट कि अनादिमान मानचित्र दो वस्तुओं के संभावी संयोग को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट इसका बोल रहा है अनादिमान वक्र को तटस्थ वक्र उदासीनता वक्र भी कहते हैं। मतलब अनादिमान जो वक्र है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तटस्थ वक्र उदासीन वक्र भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, इसमें उपयोगिता को सांख्यिकी रूप में नहीं मापा जा सकता। मतलब इसकी जो उपयोगिता होती है उसको हम सांख्यिकी वक्र के रूप में नहीं माप सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग 18 क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग बजट सेट तथा बजट लाइन किसे कहते हैं? तो बजट सेट या बजट लाइन से आशय उन दो वस्तुओं के संभावना संयोग के सेट से होए जिनका उपभोक्ता उपभोग करता है। मतलब किसी कोई उपभोक्ता, मतलब मान लो जो व्यक्ति जिसका उपयोग करता है उपभोक्ता, वो किसी का उसका उपभोग करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बजट रेखा या बजट लाइन कहते हैं, जिससे वह अपनी आय और दी गई कीमतों से खरीद सकता है। जबकि बजट लाइन दो वस्तुओं के संयोग के पूरे संग्रह की चित्रमय प्रस्तुति है। बजट लाइन उपभोक्ताओं की आय और दो वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की बजट लाइन दाईं ओर खिसक सकती है। मतलब जैसे जैसे मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बजट का जो भी व्यवस्था होती है उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी होती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी व्यक्ति की वैसे वैसे उसके उत्पादन करने की या क्रय करने की शक्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट उसका बोल रहा है कि क्रेताओं और विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना। मतलब जहाँ प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन होता है। ठीक है, अब यह क्या बोल रहा है कि जहाँ क्रेता और विक्रेता अधिक मात्रा में होंगे वहाँ कंपटीशन अधिक मात्रा में होगा। मतलब क्रेता और विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में क्रेता तथा विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है एक रूप वस्तु, वस्तु विशेष में समानता पाई जानी चाहिए। ठीक है, चाहे वह किसी भी उत्पादक द्वारा उत्पादन की जाए अथवा किसी भी विक्रेता द्वारा बेची जाए, चाहे उसको कोई बेचने वाला हो चाहे कोई बनाने वाला हो, बाकी वस्तु में क्या होना चाहिए भैया? प्रतियोगिता, मतलब कंपटीशन होना चाहिए, वस्तु एक जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका बोल रहा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी उत्पादक या कोई भी उपभोक्ता जो है वो कहीं भी जाकर अपनी वस्तुओं को निर्यात आयात कर सकता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म किसी भी समय प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी वर्तमान फर्म प्रारंभिक बाजार को छोड़ सकती है। मतलब जिस व्यक्ति की इच्छा चाहे उस व्यक्ति किसी भी बाजार में आकर अपना कार्य स्टार्ट कर सकता है या किसी भी समय वह उस कार्य को अपना बंद कर सकता है करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है पूर्ति के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, व्याख्या कीजिए। तो क्या बोल रहा है ये? अगला क्वेश्चन है पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या वर्णन कीजिए। पूर्ति का नियम मांग के नियम के विपरीत होता है, मतलब अपोजिट होता है। जैसे मांग का नियम होता है वैसे वैसे उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? पूर्ति का नियम होता है। ठीक है, इसे आसान शब्दों में कहें तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी वैसे उसकी पूर्ति में जो है वो कमी या बढ़ोतरी हो जाती है, जो बढ़ जाती है। ठीक है, और वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है। इस संबंध को ही पूर्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि डायग्राम आपके सामने दिया है, हम लोगों ने डायग्राम देख के समझ सकते हैं उस डायग्राम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग का आज का। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि केंद्रीय बैंक के कोई 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय बैंक के कौन कौन से 3 कार्य होते हैं? ठीक है, तो केंद्रीय बैंक क्या होती है? पहला तो पत्र मुद्रा का निर्गमन, मतलब पत्र मुद्रा मतलब नोट बनाने का जो काम करती है वो कौन करती है? केंद्रीय बैंक करती है। ठीक है, हमारे देश में नोट के निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भैया वो जो है वो नोट छापने का काम करती है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों को निर्गमन छोड़कर यह बैंक अन्य समस्त नोटों का कार्य करती है। मतलब जितने भी नोट संबंधी कार्य होते हैं सभी करती है, सिर्फ 1 रुपये को छोड़कर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सरकार का बैंकर। मतलब ये केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंकर भी हम लोग कहते हैं। रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकरों के रूप में कार्य करता है। मतलब सरकार का बैंकर किसी को बोलते हैं हम लोग? तो रिजर्व बैंक कहते हैं या फिर केंद्रीय बैंक को कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसका साख का नियंत्रण करता है। साख मतलब जितनी भी सहकारी या जितनी भी गैर सहकारी बैंकें होती हैं उन सबका नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक देश की साख की मात्रा पर नियंत्रित करता है। साख नियंत्रण नीति का उद्देश्य देश में की कीमत स्तर एवं आर्थिक जगत में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का
अगला क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक बैंक क्या क्या कार्य करती है? ठीक है, पहला है जमा स्वीकार करना, मतलब जो मान लो कोई भी उपभोक्ता हो गया, उत्पादक हो गया, ठीक है, जो किसी वस्तु को बनाता है, या मान लो कोई कंपनी हो गई, फर्म हो गई, उसकी जितनी भी है जमा राशि मतलब पैसा जो होता है उसको क्या करता है, जमा करने का स्वीकार करता है। मतलब उसका पहला पॉइंट क्या होगा, जमा स्वीकार करना। बैंक का प्रमुख कार्य जनता के से जमा स्वीकार करना है। बैंक जनता से ऐसा धन प्राप्त करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती या उनके पास जो अतिरिक्त होता है। बैंक ऐसे सभी व्यक्तियों को एक धन जमा करने के लिए आकर्षित और प्रोत्साहित करती है। मतलब बैंक भी अधिक से अधिक लगातार हम लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है कि अपना पैसा जो है सेविंग के या इन्वेस्ट करने का ही। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ऋण देना, मतलब लोन देना। ठीक है, बैंक का यह दूसरा मुख्य कार्य है कि बैंक जो जमा स्वीकार करते हैं उसका अधिकांश भाग ब्याज प्राप्त करने के लिए उधार दे देती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, उसका अधिक अभिकर्ता। ठीक है, या एजेंसी कार्य। ठीक है, कौन करती है, बैंक करती है। कुछ कार्य अपने ग्राहकों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है, इन्हें एजेंसी संबंधित कार्य कहते हैं। इसके लिए वह ग्राहकों से कुछ कमीशन वसूल करता है, मतलब कुछ मान लो उस पर टैक्स लेता है, मतलब कुछ ब्याज दरों से वह लेता है। कौन लेता है, बैंक लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? ऐसी 2 वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकती है, प्रयोग होने वाली होती है। स्थानापन्न वस्तु ये वस्तु होती है जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती है। स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण है कोक तथा पेप्सी, चाय तथा कॉफी। मतलब कोक के बजाय हम लोग पेप्सी का यूज कर सकते हैं और चाय की बजाय हम लोग जो है वो कॉफी का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि मांग की लोच किसे कहते हैं? मांग की लोच की 3 श्रेणियां बताइए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आंसर की वस्तु, किसी वस्तु की मांग की कीमत। लोच इस बात का मापक है कि मांग की गई मात्रा उसकी कीमत के प्रति कितनी संवेदनशील है। जब कीमत बढ़ती है तो लगभग किसी भी वस्तु के लिए मांग की मात्रा कम हो जाती है। सही बात है, किसी वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग में सीधी सी बात है ऋणात्मकता की, मतलब घटाव हो जाएगा या उसकी मांग कम हो जाएगी। लेकिन कुछ के लिए यह दूसरों की तुलना में अधिक गिर जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पूर्णतः मूल्य सापेक्ष मांग। जब किसी, ठीक है, डायग्राम आपके सामने हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको। जब किसी वस्तु के लिए मूल्य में घटन बढ़े हुए बिना ही उसकी कमी हो जाती है तो ऐसी मांग को हम लोग पूर्णतः मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। ठीक है, सेकंड डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, डायग्राम आराम से देख लीजिए पहले आप लोग, फिर कुछ एक्सप्लेन करता हूँ मैं किसी चीज़ को। ठीक, क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट में कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम या अधिक हो जाने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी मांग को हम पूर्णतः मूल्य निरपेक्ष मांग कहते हैं। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूल्य निरपेक्ष मांग कहेंगे। इसका ही थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट कि इकाई मूल्य सापेक्ष मांग। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? इकाई मूल्य सापेक्ष मांग। ठीक है ना, क्या बोल रहा है ये कि किसी वस्तु की मांग उसी अनुपात में घटती है जिस अनुपात में उस वस्तु का मूल्य घटता या बढ़ता हो तो वस्तु की मांग मूल्य सापेक्ष कही जाती है। मतलब जिस मात्रा में वस्तु की मांग घटेगी उसी मात्रा में वस्तु की अनुपात में घटाव या बढ़ाव होना चाहिए। ठीक है, जिस अनुपात में उस वस्तु का मूल्य घटता है या बढ़ता है तो उसे वस्तु की मांग मूल्य सापेक्ष मांग कही जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए, IMP क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग जो है वो चैनल से जुड़े रहें।